नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट पर जारी शुभकामना संदेश में कहा कि ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर आया लोहड़ी का त्योहार नई फसल के स्वागत और प्रकृति का आभार जताने का पर्व है। उमंग और उत्साह से भरा ये लोहड़ी का पर्व सभी प्रदेश के जीवन में सौहार्द, खुशहाली और सुखद परिवर्तन लेकर आएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक अब शुरू हो चुकी है। इस दौरान राज्यों में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की जा रही है। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर भी टेंशन है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इसके तहत रैली कोसा क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन सहित प्रसंस्करण का अधिक से अधिक लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। राजधानी रायपुर में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों के विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान उपार्जन केंद्रों से 15 मार्च से पहले उठाव कार्य कर लिया जाए। खरीफ सीजन के लिए अभी से उर्वरक की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के विशेष सचिव हिमशिखर गुप्ता सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। रायपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने आज अपने निवास कार्यालय में तीसरी लहर में कोविड संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि वर्चुअल रूप से आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री टेकाम ने कहा कि कोविड संक्रमण के बचाव और उपचार के सभी काम पूरे जल्द ही कर लिए जाएं, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन किया जाए। दैनिक उपयोग की आवश्यकता वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वालों की भी निगरानी की जाए। डॉक्टर टेकाम ने आगे कहा कि कोरोना पीड़ितों के उपचार, देखभाल और जागरूकता के लिए जिले में स्वयंसेवी संगठनों को एक्टिव किया जाए। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग के लिए आए दिन नए फैसले ले रही है। ओबीसी कल्याण आयोग समिति का गठन अब किया गया है, जिसमें शिवराज कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं मंत्रियों की गठित समिति अब पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा का परीक्षण करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है और इसी के लिए अब एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है जो कि ओबीसी वर्ग से हैं। और इसी के साथ में क्योंकि जिस तरीके की वहां पर सियासी हलचल है ओबीसी वर्ग को लेकर और इसके आरक्षण को लेकर भी कई सारी जो बहस है वो मध्य प्रदेश में चल रही है और अब इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें 5 ओबीसी मंत्रियों को शामिल किया गया है।
और इसी बीच मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्हें कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है। विश्वास सारंग ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कि संपर्क में आए लोगों से भी उन्होंने टेस्ट करवाने की अपील की है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, उस तरीके से आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के कई सारे जो नेता हैं वो भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं और अब मंत्री विश्वास सारंग भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को अब आइसोलेट कर लिया है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। और इसी के साथ में उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उन सभी को कोरोना की जांच कराने के लिए उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि विश्वास सारंग ने ट्वीट करके कहा कि आज कोविड के लक्षण थे, उनकी वजह से अपना टेस्ट करवाया। चिकित्सकों की सलाह पर मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। पिछले 2 दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो खुद को आइसोलेट कर लें और लक्षण आने पर कोविड की जांच करवाएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सख्ती और देश भर में चल रही सियासत पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना के मध्य प्रदेश के अंदर 4037 नए प्रकरण पॉजिटिव आए हैं। 783 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 5.16 है, जबकि रिकवरी की दर 96.37 है। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 17,657 हैं। कल जो सैंपल लिए गए हैं वो 78,220 हैं। कोरोना पर पूरी नजर रखी जा रही है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर सैंपलों की संख्या बढ़ा दी गई है और जितनी तैयारी होना चाहिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा इसकी कर रहे हैं। सर, कितने पॉजिटिव? 26 जनवरी के कार्यक्रम जो 1 से 10वीं तक के थे उनको प्रतिबंधित किया है। जहां तक स्कूलों की उपस्थिति का है वो 50% की उपस्थिति में चल रहे हैं। मेरी जानकारी में कुछ स्कूलों का ऐसा भी आया था कि वो संपूर्ण उपस्थिति के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं इस विषय पर। अगर कोई भी इस तरह की शिकायत या संपूर्ण उपस्थिति के साथ चलाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बहुत गंभीर विषय है वो जो हमारे फायर गेम है, जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हम ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्ट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है लगभग, और हम बहुत जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। दिग्विजय सिंह जी स्वयं आके बता रहे हैं, वो भी विवेकानंद जयंती के दिन, कि मैं कभी हिंदू विरोधी नहीं रहा, मैं बड़ा धर्म वाला हूं। मीडिया के सामने बार बार यह कहने को मजबूर है कि मैं हिंदू हूं। यही तो अच्छे दिन की है धर्म की व्याख्या वेद उपनिषद की पुराण का हवाला देकर दुहाई दे रहे हैं कि मैंने कभी हिंदू धर्म को निशाना नहीं बनाया। देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, कम से कम उनकी आत्मा की आवाज तो वो अब सुन रहे हैं। प्रियंका जी अगर लड़की हैं और लड़ सकती हैं तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है।
जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां की दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े डराने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज्यादा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में 24 घंटे में 5,476 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रायपुर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसमें 1700 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। 4 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान भी चली गई है। प्रदेश में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टरों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्यालय को संचालित करने के निर्देश जारी हुए हैं। निजी संस्थान और केंद्रीय संस्थानों में भी ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा। वहीं मेडिकल, वाटर सप्लाई, सफाई और कानून व्यवस्था जैसी सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इधर मुंगेली के लोर में स्थित नवोदय आवासीय स्कूल में 19 छात्र सहित 24 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 5 शिक्षक भी शामिल हैं। स्कूल को तत्काल बंद कर दिया गया है, बाकी की जांच की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर अब रोज जान लेने लगी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत उत्तर बस्तर कांकेर के कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें कोयलीबेड़ा विकासखंड के सिकसोड़, कोयलीबेड़ा और उदनपुर का नाम भी शामिल है। इसी के साथ चरामा विकासखंड के ग्राम गितपहर, नगरपालिका कांकेर और अन्य इलाके भी इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर और जिला अधिकारी चंदन कुमार ने आदेश जारी किए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कार्रवाई हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। कानून पुलिस व्यवस्था के लिए अनुविभागीय अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर को दायित्व सौंपा गया है और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी अलग अलग अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। तीसरी लहर के बीच देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 80 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। अब तक मध्य प्रदेश में 227 पुलिस जवान संक्रमण का शिकार हुए। एमपी में 24 घंटे में मिले कुल 4031 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 4000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं। हमेशा की तरह इंदौर में सबसे ज्यादा मामले 1104 दर्ज हुए, भोपाल में 863, ग्वालियर में 585 तो वहीं जबलपुर में 277 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं 3 लोगों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश में 17,659 एक्टिव मरीज हैं और 782 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 5.16 है। मंडला जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न विकास खंडों से 7 कोरोना संक्रमण मरीज पाए गए हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि हालांकि कोरोना वायरस के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन हर स्तर पर कोरोना से बचाव की दिशा में जरूरी एहतियाती कदम उठा रहे हैं। संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश जारी हो चुके हैं। जिले में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध को लेकर एक बुरी खबर है। दरअसल गांधी सागर बांध के डाउन स्ट्रीम में गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिसके चलते इस बांध की मरम्मत किया जाना बहुत जरूरी है। यदि जल्द ही गांधी सागर बांध की मरम्मत नहीं की गई तो ये बांध कभी भी टूट सकता है। यदि अचानक ये बांध टूटता है तो मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड और राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तबाह हो जाएंगे
और इन शहरों में होने वाले लगभग 3 से 40 लाख की आबादी बुरी तरह से प्रभावित होगी। गांधी सागर बांध को लेकर आई इस जानकारी की वजह से राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और रावत भाटा में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरा है। बांध के टूटने की वजह से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ये चेतावनी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में सामने आई है। हालांकि अब जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने ये बात की है, तो उन्होंने बताया कि एक कमेटी बांध का निरीक्षण कर जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। इस आधार पर आगामी कदम उठाए जाएंगे। समाचार पत्रों में बड़े विस्तार से और बड़े प्रमुखता से इसको छापा गया था जी। इस संबंध में जो गांधी सागर डैम के जो मुख्य अभियंता हैं उनसे मेरी फ़ोन पे भी चर्चा हुई थी जी। और आज सुबह भी मेरी बात हुई थी जी। तो विभाग जो है इसको लेके इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है और तकनीकी टीम जो है वहाँ गई हुई है जी। और वो उसका विस्तृत परीक्षण कर रहे हैं। लगभग 12 सालों से जो है केंद्रीय जो जांच एजेंसी होती है बांधों के रेगुलेशन के संबंध में वो लगातार इस प्रकार के जो है अलर्ट भेजती रही, लेकिन शासन ने अभी तक कोई इस पर कदम नहीं उठाया। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आज जब आप मेरे से बात कर रहे हो तो इस समय मुख्य अभियंता और टेक्निकल टीम वहाँ गांधी सागर पे ही है जी। और वो जो सीएजी की रिपोर्ट में जो तथ्य उठाए गए हैं उसके संबंध में नए सिरे से तकनीकी रूप से पूरा एक प्रस्ताव बना रही है। और सीएजी की रिपोर्ट में अच्छी बात यह है कि जो पुराने जितने डैम्स हैं, केवल गांधी सागर नहीं दूसरे भी पुराने डैम्स में अखबारों में ये जिक्र है कि उसमें भी इस तरह की बातों का जिक्र है कि इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राज्य शासन ने इस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है और राज्य शासन के इंजीनियर्स जो हैं डैम साइट पे ही हैं और वो देख रहे हैं कि उसमें कितने मरम्मत की आवश्यकता है या डैम की अभी लाइफ कितनी बची है, क्या कार्रवाई करनी है, सावधानी क्या बरतनी है। मैंने अपनी तरफ से जो है जो बाणसागर के जो मुख्य अभियंता है उनसे एक मध्य प्रदेश की मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध को लेकर एक बुरी खबर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि केंद्रीय जल संसाधन विभाग और बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल ने कई बार गांधी सागर बांध की मरम्मत को लेकर सिफारिशें सरकारों को भेजी है, लेकिन 12 सालों से ये सिफारिशें सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही है। दरअसल गांधी सागर बांध के डाउन स्ट्रीम में गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिस वजह से यह बांध कभी भी टूट सकता है। यदि यह बांध टूटा तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 शहर बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और इन शहरों में रहने वाली 30 से 40 लाख की आबादी प्रभावित होगी। 2019 में भी जब ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी थी, तब ये संभावना जताई जा रही थी कि ये बांध कभी भी टूट सकता है। अब प्रशासन ने एक जांच कमेटी इस बांध को लेकर बनाई है और ये कमेटी बांध पर ही मौजूद है। बहुत जल्द ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस रिपोर्ट के आधार पर क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, एएनबी न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने बेमौसम बरसात से होने वाली जनधन फसल की क्षति के संबंध में सर्वे कर क्षति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश एसडीएम और तहसीलदार को दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जिले में बरसात से होने वाली नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने के लिए कहा है। बारिश से हुई फसल की क्षति का आकलन कर जानकारी सही समय पर देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। खबर एमपी के ढिंढोरी से है, जहां एक मामला जनपद पंचायत ढिंढोरी का प्रकाश में आया, जो इन दिनों ढिंढोरी के गलियारों में गरमाया रहा है, जिसमें 181 में शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को डराने धमकाने की कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि उन्होंने ढिंढोरी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया माल के सचिव निरंजन बघेल के पंच परमेश्वर योजना से 2 लाख से ज्यादा निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की थी। शिकायतकर्ता को जनपद पंचायत ढिंढोरी में बैठे सीएम हेल्पलाइन प्रभारी शैलेंद्र सिंह के द्वारा डरा धमका कर शिकायत वापस लेने को कहा गया था और इसके बाद में ये मामला संज्ञान में आया। सारे निर्माण कार्य इतने मतलब कहना चाहिए सरकार के पैसे का इन लोग सिर्फ पतीला लगा रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके सब पे कमीशन खोरी हो रही है। मैं तो सरकार से भी चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों पे जिला मुख्यालय में अगर क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए 181 में जो शिकायत दर्ज की जाती है उसके निराकरण
सरकार को गंभीरता से करना चाहिए, पर देखने में आया है कि सरकारी लोग और खुद सरकार इसमें गंभीरता से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ दिखावे के लिए 181 बनाया गया है। ऐसा स्थिति आज सामने आ रहा है। जनपद पंचायत में बैठे अधिकारी शिकायतकर्ता को कई प्रकार की धमकियां दी जाती है सर। ये सरकार का काम ही है धमकी देने का। और एमपी के उज्जैन में प्रदेश भर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया। उज्जैन पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन और अन्य बीजेपी के पदाधिकारियों और जिले के आला अधिकारियों के साथ सीएम के संबोधन को सुना। उज्जैन शहर में 2 जगह मेला आयोजित किया गया, एक कालिदास अकादमी और दूसरा नीलगंगा क्षेत्र स्थित हाट बाजार में। यहाँ युवाओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। हाट बाजार में 8वीं सदी से लेकर मास्टर्स किए हुए छात्र रोजगार पाने की आस में फॉर्म भरने पहुंचे। किसी ने टेक्नोलॉजी फील्ड का चयन किया तो किसी ने अकाउंटेंट और लेबर के लिए। हालांकि सभी कंपनियों ने युवाओं से रिज्यूमे लिए और अब उन्हें कॉल के माध्यम से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में ये आयोजन हुआ है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, लेकिन उसी कड़ी में आज हमारे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार और रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और युवा दिवस के रूप में इसको हम मना करके आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। लगभग 16 नवंबर से लगा करके अभी तक लगभग 5.25 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। और क्योंकि दोनों सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ इतने हमारे नौजवान साथियों को मिला है और यह मेले हर माह लगेंगे और लगभग कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार देकर के उसका लाभ मिलेगा। आज उसी कार्यक्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ जन। और आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ में वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी, वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे, उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। कोरोना संक्रमण को
हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है, इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है। आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं। साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा। मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता। ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है। साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है, देशव्यापी तैयारी भी है। सामान्य लोगों की आजीविका